गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में अशोक के का जो पॉलिटिकल करियर है, उसने कलिंग विजय की, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। आज का जो फोकस रहेगा वो अशोक का धम्म, जो उसकी नीति थी, धम्म की नीति, उस पर ही रहेगा। अ, हम जानते हैं कि जो अशोक के टाइम पीरियड को अगर हम याद करें, तो अशोक का जो टाइम पीरियड है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे अशोक के पास में एक इतना बड़ा एम्पायर था, जिसमें कि आपका अफगानिस्तान तक का एरिया एरिया परपनिस्दय, इस तरीके के पूरे जो हेरात वगैरह के एरिया है वो भी उसमें शामिल है। और यहाँ पे इंडिया में साउथ तक का जो एरिया है, जहाँ पे केरल पुत्र, सतीय पुत्र और पांडे पुत्र उसकी सीमा बना रहे थे, वो जो एरिया है अराउंड कर्नाटक के आसपास का जो एरिया है, दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल। और इधर पूरा बंगाल उसके नियंत्रण में ही था। तो एक बहुत बड़ा एरिया उसके अधिकार क्षेत्र में था। इतने बड़े अधिक क्षेत्र पर अधिकार पॉलिटिकली तो किया कर लिया गया था, लेकिन इतने सारे लोग जो कि अलग अलग जातियों प्रजातियों के, अलग अलग धर्मावलंबी हैं, अलग अलग नैतिक शिक्षा को मानने वाले लोग हैं, अलग रहन सहन के लोग हैं, उन सबको एक साथ में रखने के लिए, ताकि समाज में एक एथिकल सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश हो सके, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। उसने प्रपाउंड की धम्म की नीति को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अशोक का धम्म का एक और रीजन ये भी था कि उस समय समाज में, हम जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स डेवलप हो गए थे, जिसमें कि आजीवक्स हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस तरीके के जो जो हेटेरोडॉक्सिकल सेक्ट्स हैं वो डेवलप हो चुके थे। और इन सेक्ट्स के मानने वालों में और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानने वाले लोगों दोनों में बहुत सारे क्लैशेस थे, जहाँ ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग, ब्राह्मण्स जो थे, अपना पावर बढ़ाना चाहते थे उस, और साथ ही साथ में ये जो जो हेटेरोडॉक्सिक सेक्ट्स हैं, ये भी अपना इन ये ब्राह्मण्स का विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर है वो गड़बड़ा रहा था। जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको कि अधिकार नहीं मिल रहे थे इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा था हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स की तरफ, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, अजीवक्स हो, इनकी तरफ मूव कर रहा था। तो समाज में एक एनिमोसिटी डेवलप हो रखी थी। और इसीलिए अशोक ने जो ये धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, इट वाज रियली यूनिक टू यूनाइट द होल सबकॉन्टिनेंट इन द लाइट ऑफ धम्मा। और हमें जो उसकी जो धम्म की नीति है उसके बारे में हमको, उसके जो एडिक्ट्स हैं, चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हैं, उन सब से हमको जानकारी मिलती है। और एक और जो बात है वो ये है कि अ, जो अशोक का जो धम्म था, वो केवल कोई केवल एक हाई साउंडिंग फ्रेजेस का कलेक्शन ही नहीं था, बल्कि अशोक ने कॉन्शियसली ट्राई किया कि इसको हम एक स्टेट पॉलिसी के रूप में बना दें, जिसमें कि वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि सारी जनता मेरी, सारी प्रजा मेरी संतान जैसी है, और मैं उनके उत्थान के लिए कार्य करता हूँ। Whatever exertion I make, I strive only to discharge that I owe to all living creatures, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक और इंस्पायरिंग आइडियल ऑफ किंगशिप था। अभी तक किसी भी राजा ने ये इस तरीके का प्रोक्लेमेशन नहीं किया था कि जो सारी जनता है वो उसकी प्रजा है और वो उसके उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही
बड़ी चीज थी। और अशोक ने न केवल इस नीति का प्रतिपादन किया, बल्कि उसने इस नीति को अपने जीवन में भी उतारा और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो इस नीति को अपनाएं। और अब वो वैसे भी उसने जो जैसे ही जब वो कलिंग का युद्ध खत्म हो गया था और वो धीरे धीरे जब वो बौद्ध धर्म के संरक्षण में आने लगा था, तो वैसे भी उसका जो रुझान था वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली हो रहा था। और वो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे कि पशु पक्षियों को नहीं मारना, अ, उनके लिए मीट का कंजप्शन नहीं करना, वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना, चैरिटी वर्क करना, इस तरीके के बहुत सारे काम उसने किए। और अपनी अपनी जनता की न केवल अपना उत्थान किया, बल्कि जनता का उत्थान के लिए भी बहुत सारे काम किए। जो अशोक का जो धम्म है, वो उसे विश्व के सबसे महान लोगों में लाके खड़ा कर देता है। जैसे अशोक अपना जो सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें वो खुद पूछता है कि ये शुद्ध धम्म क्या है, और इसका जो आंसर है वो अपने सेकंड और सेवेंथ पिलर्स इंस्क्रिप्शन में खुद ही देता है। और वो इन इन गुणों को कहता है, वो उन गुणों को गिनाता है जो कि धर्म का निर्माण करते हैं। जिसमें कि एक बड़ा सा फ्रेज है जो कि हम अपासी नवे बहुकया ना नादे दया दान सच्चे सोचे माददे साधुवे अर्थात धम्म। अपासी नवे मतलब अल्प पाप या अपापहीनता। बहु कल्याण बहु कथान कयाने मतलब बहु कल्याण। दया दान है, दया है, दान है, सच्चे सोचे सत्य है, पवित्रता है, मृदुता है और सा, साधुता है। तो हमें शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। और वो अपने प्रथम शिलालेख में कहता है कि हमें यज्ञ और भोजन के लिए पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, प्राणी और उनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। वो वो अपने एक अभिलेख में ये कहता है कि माता पिता, गुरु, वृद्धजन, इन सब का सम्मान करना जरूरी है। सप्त शिलालेख में वो कहता है कि संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से सेवेंथ पिलर इंस्क्रिप्शन में वो हैप्पीनेस को और जेंटलनेस को इम्पोर्टेंट मानता है। इसी तरीके से जो जो सेकंड माइनर इंस्क्रिप्शन है, उसमें वो कहता है कि माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, प्राणियों के प्राणों का आदर करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इन गुणों का प्रचार करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ में उचित व्यवहार करना चाहिए। इस तरीके के कार्य, इस तरीके की बातें वो अपने जो कि एक मोरल ड्यूटीज है हमारी, उनके बारे में वो कहता है। इसी तरीके से इस धर्म के पक्ष भी हैं, निषेधात्मक पक्ष भी हैं, जिसमें दुर्गुणों की व्याख्या की गई है। और ये जो दुर्गुण है, इन पे भी इनका जो उद्देश्य निषेधात्मक रूप में इनको जो प्रतिपादित किया गया है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है जनता को ये बताना कि उन्हें कौन से काम नहीं करने हैं। अशोक के अनुसार बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि उसे धर्म के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। वो इन दुर्गुणों को बताता है, जैसे चंडी है यानी कि उग्रता, प्रचंडता को, निष्ठुल्य निष्ठुरता को नहीं अपनाना है। और क्रोध को नहीं करना है हमें। मान, एरोगेंस नहीं करनी है। ईर्ष्या, जेलसी नहीं हमको करना है। ये इन दुर्गुणों के लिए वो एक शब्द का यूज करता है, वो है अपासीनव। और वो अपने
जो अपना थर्ड पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें वो कहता है कि मनुष्य कभी भी अपने पापों पर विचार नहीं करता है कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किए हैं। ऐसा करना संभव भी नहीं है। इसीलिए वो आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है और उसने बार बार कहा है कि मानव मात्र को आत्म परीक्षण करने और अपने पापों को पहचानने और भविष्य में उन्हें न दोहराने की सलाह दी है। अशोक का जो ये जो हमने जो देखा अशोक का वो बेसिकली एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमें कौन से व्यवहार करने चाहिए और कौन से व्यवहार नहीं करने चाहिए। उन दोनों पक्षों को अशोक ने अपने इस ये जो धर्म का जो कोड है इसका बौद्ध धर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली इसमें जितनी भी जो अच्छी बातें हैं, सभी धर्मों की जो भी अच्छी बातें हैं उनको समाहित करके और ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है ताकि लोग इसके अनुसार कार्य कर सकें। इसलिए हमें इसको संकीर्ण रूप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमें कोई भी कर्मकांड पक्ष नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये आचार इसमें व्यक्ति का जो कंडक्ट है उसको ही मोरली रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तभी वो कहता है कि सभी धर्मों के प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमें दूसरे धर्म के बारे में भी सुनना चाहिए, हमें न केवल अपने धर्म की पूजा करनी चाहिए बल्कि हमें दूसरे भी धर्म की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे धर्म की निंदा करता है वो अपने भी धर्म को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए और पशु मात्र के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और कई जो इतिहासकार हैं इसको जो धम्म को लेकर के उनका इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके की है। जैसे कि आरसी मजूमदार हैं, वो ये कहते हैं कि धम्मा कोई पॉलिसी नहीं है, हेरेटिक की पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है विच वाज क्रिएटेड आउट ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इसमें कोई बहुत ही अशोक कोई या नए धर्म का प्रतिपादन कर रहा था, उसका प्रोपगेशन कर रहा था या बल्कि इसमें एक जितने भी जो अच्छी बिलीफ्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। और दूसरी तरीके दूसरी और रोमिला थापर हैं, वो अशोक धम्म के बारे में ये कहती हैं कि जो अशोक का धम्म है वो एक उसकी उसकी जो ह्यूमैनिटी है उस पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अशोक का कि उसने अपनी उसके टाइम की जो सोशियो पॉलिटिकल नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए एक एक नया तरीका ढूंढा उसने। जनता को ही उसने मोरालिटी जनता में ही उसने मोरालिटी डेवलप करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट उस टाइम के में था। और ये कोई ब्राह्मणिकल के अगेंस्ट में ब्राह्मणिकल सेक्ट्स के अगेंस्ट भी नहीं था क्योंकि इसमें तो ब्राह्मण्स और श्रमण्स दोनों को ही धर्म में महत्ता दी गई है। साथ ही साथ यद्यपि अशोक ने अपनी अहिंसा पर एम्फेसिस दिया है, लेकिन उसने बार बार जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थे उसको चेतावनी भी दी है कि हालांकि उसको कोएर्शन पसंद नहीं है और वो फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो अपने तरीके सही नहीं करें, दे वुड नॉट मेंड देयर पाथ्स, उन तब उसको कोई ना कोई फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। और उसने ये उसका एक बड़ा अचीवमेंट ही था। और उसके जो आसपास के जो एरिया जो डाइवर्स ग्रुप्स थे उनको जो उसके एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग, चाहे वो फार्मर्स हो, पेस्टोरल्स हो, नोमैड्स हो, हंटर गैदरर्स हो, ग्रीक्स हो, कंबोजर्स हो, भोजाज हो और डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग हों, इन सब में सहनशीलता का विकास करने के लिए, लोगों को पैरोकियल अप्रोच से ऊपर उठाने के लिए अशोक ने ये इस तरीके का मोड अपनाया, इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट यूज किया जिससे कि जनता अपने आप विरोधों से दूर बचते हुए अपने धर्म का उत्थान
करती रहे और जो जो समाज में धर्म के आधार पे या सोशल पोजीशन के आधार पे जो क्लैशेस हो रहे हैं उनको उन, 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 उनको नहीं उनको फॉलो करें। तो ये अशोक का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट धम्म के रूप में हमको दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।